हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज है 4 फरवरी, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं किस किस डे के ऊपर। आज हम बनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर हम जो है 4 फरवरी को बनाते हैं। और इसकी जो इस बार की जो थीम है, ठीक है, थीम क्योंकि हर बार अधिकतर पूछी जाती है, इस बार जो थीम है वो है क्लोज द गैप। क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप है इसकी। क्लोज द केयर गैप इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। देखिए, और ये तो 4 फरवरी के बारे में हो गया। देखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ और मंथली मैगजीन की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इनॉग्रेटेड द इजमुद्दीन सी लॉक, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी लॉक इज, ठीक है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुद्दीन सी लॉक का उद्घाटन किया है। तो आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं, यूएसए, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सबसे पहले इसका सही उत्तर आप देखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास द नीदरलैंड। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, डच राजा विलियम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इजमुद्दीन सी लॉक खोला है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है, ठीक है। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा संरचना इजमुद्दीन में एक छोटे से 100 साल पुराने की जगह लेता है, ठीक है, जो एक बंदरगाह शहर है, जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्ट्रम के बंदरगाह से जोड़ता है। संरचना इतनी गहरी है कि नहर में प्रवेश करने के लिए जहाजों के अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता ही है कि जहाजों को अ, इन पे उतारने के लिए थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नीदरलैंड, ये अगर जो आप इधर देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो आपको यहाँ पर नीदरलैंड दिख जाएगा, ठीक है। अगर नीदरलैंड के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सिटी और लार्जेस्ट सिटी कही जाती है जिसे, और कैपिटल भी है वो एम्स्टर्डम ही है, ठीक है। एम्स्टर्डम इज द लार्जेस्ट एंड द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट सीट पढ़े तो द हागोई इसकी गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, ये वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो सेंट्रल जनरल है, ठीक है। अपर का हाउस और लोअर का हाउस, इसके बारे में देखें तो वहाँ के अपर हाउस को सीनेट के नाम से जाना जाता है, और लोएस्ट हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। चलिए, इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कीम फॉर इनहेंस्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कैपिटल गुड्स सेक्टर इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, ठीक है। पूंजीगत माल क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी स्टील की बात करें तो ये देखो भारत सरकार के अंडर में आती है, और देश आजाद होने के बाद ये जो है स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर एनुअल बजट की बात करें तो इसका एनुअल बजट इस टाइम पे लगभग 50 करोड़ के आसपास का जो है बजट है, 6.4 मिलियन डॉलर के साथ, ठीक है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स की बात करें तो हमारे पास रामचंद्र प्रसाद सिंह है और फागन सिंह खुलसेत, ये जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है और दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। अगर हम एजेंसी की बात करें, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी है, ठीक है, जो आईएएस है, स्टील सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टील लॉन्च्ड प्रोजेक्ट संभावना,
टू इम्प्रूव गवर्नेंस, ठीक है, किस राज्य ने शासन को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो इसमें आपको फिर से चार ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम या ओडिशा। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर है आपके पास असम। ठीक है, असम इज द राइट वन। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, असम असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सिंह बिस्वा है, ठीक है, जिन्होंने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एक वर्ष के भीतर राज्य के सचिवालय में 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों को निपटाना करना है। ठीक है, एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां लोग अपनी लंबित फाइलों को सूचना दे सकेंगे। सचिवालय के सभी विभागों को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना सद्भावना के साथ जनता भवन में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें अगर जो हम इसकी बात करें तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इसकी गुवाहाटी है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, असम के अंदर 35 डिस्ट्रिक्ट इसमें होंगे। ठीक है, अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी करें बात करें तो गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नर जगदीश मुखी है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा है। अगर जो विधानसभा यूनिकैमरल है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है, ये आप देख लेना। चलिए इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे? तो ये हम हिंदी में बात करें तो विश्व उत्प्रेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, जनवरी 25, जनवरी 30, 1 फरवरी या 3 फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास कौन सा? जनवरी 30, अभी हाल ही में ही गया था। ठीक है, जनवरी 30 को कौन सा डे बनाया था हमने? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। ठीक है, और अगर जो हम आज की बात करें 4 फरवरी, तो 4 फरवरी हम बनाते हैं किसके तौर पर? वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, इसको आप याद ध्यान रखें। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, 30 जनवरी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष का विश्व एनटीडी दिवस गरीब से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना विषय के तहत मनाया जा गया। ठीक है, एनटीडी के कुछ उदाहरण जैसे चगास रोग, ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू, कुष्ठ, रेबीज और ट्रोमा है। ठीक है, वे विश्व स्तर पर 1 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, 1 अरब लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक अल्बर्ट इज एसोसिएटेड एज अ बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? ठीक है, अल्बर्ट झील किन दो देशों के बीच सीमा स्थित करती है, मतलब स्थापित करती है? ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर बताएं। यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या अल्जीरिया लाइबिया, या साउथ अफ्रीका तंजानिया, या युगांडा या इथोपिया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, दो तेल दिग्गज फ्रांस को टोटल एनर्जी और चाइनीज नेशनल इन्फोर्सर ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, CNOOC, ने युगांडा के ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने के लिए एक क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये आपका आप स्टैटिक भी कह सकते हैं, करंट भी टॉपिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य युगांडा और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच 160 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा अल्बर्ट झील में कच्चे तेल के भंडार का दोहन करना है। ठीक है, आप देख लीजिए इसका आंसर। तो आप देखेंगे ये अ, इसका मैप हो जाता है। ठीक है, युगांडा और कोंगो। ठीक है, अगर जो हम युगांडा की बात करें तो युगांडा का जो फ्लैग है वो इस तरीके से है और ये मैप में यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, अगर जो हम युगांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है और लार्जेस्ट स्टेट कंपाला है। ठीक है, प्रेसिडेंट है योवारी मुसविनी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है जेसिका एलोपा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर है रॉबिन नमांजा। ठीक है, चलिए, और हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो इसका फ्लैग इस तरीके से और ये मैप में देखिए कि आसपास ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें दिखाते हैं आपको। इसकी जो कैपिटल है वो कनिष्क है। ठीक है, गवर्नमेंट है यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट की बात करें तो फेलिक्स, और प्राइम मिनिस्टर है जीना मिशेल। ठीक है, अगर जो हम इसके
अपर हाउस की बात करें तो सीनेट के नाम से जानते हैं, और लोअर हाउस नेशनल असेंबली के नाम से, ठीक है। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who has become the second Indian to win the World Games Athlete of the Year 2021 award, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो आपके पास में चार ऑप्शन मिल जाते हैं। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, या पी आर श्रीजेश, या मनप्रीत सिंह। तो आप सबसे पहले इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा पी आर श्रीजेश, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पी आर श्रीजेश को 31 जनवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया था। वह यह सम्मान जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने, ठीक है। सेकंड प्लेयर है, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये हमारे गोलकीपर भी हैं नेशनल हॉकी टीम के, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल आईपीएल 2020 टू प्लेयर्स ओकेशन लिस्ट, ठीक है। अंतिम आईपीएल 2022 खिलाड़ियों की नीलामी सूची में कितने खिलाड़ी शामिल हैं बताइए? 1090, 590, 630 या 750? देखिए बहुत बड़ी संख्या में आईपीएल देखा जाता है, तो इसका सही उत्तर आप बताएं। इसका सही उत्तर है 590। इसके बारे में देखते हैं। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने 1 फरवरी 2022 को 590 खिलाड़ियों की अंतिम अम, खिलाड़ी नीलामी सूची, एक मिनट, ठीक है, अंतिम खिलाड़ी सूची की घोषणा की है। मेगा आईपीएल नीलामी में शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, आर अश्विन, ईशान किशन, ठीक है, ईशान किशन, अजिंक्य रहाणे, युवेंद्र चहल सहित प्रमुख भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे, ठीक है। उमेश यादव, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, तो ये भी जो है मेन प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि आईपीएल में शामिल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दलाई लामा हैज कम अप विद हिज न्यू बुक, द टाइटल द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड इट, ठीक है। दलाई लामा ने अपनी नई बुक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के साथ आए हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रकाशित किया है? रैंडम हाउस इंडिया, एस चंद पब्लिकेशन, या हरपर काउंसिल्स पब्लिशर्स, या पेंगुइन रैंडम पब्लिशर, ओ रैंडम, ओ सॉरी पेंगुइन रैंडम हाउस। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका यही इसका सही उत्तर है, ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस। इसका बारे में देख लेते हैं। तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, क्योंकि देखिए अगर जो हम बात करें दलाई लामा की, बहुत बड़ी जो है ये पोस्ट है, इनको बहुत ज्यादा पूजा जाता है, ठीक है। ने अपनी नई किताब द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पेश की है, ठीक है। इसमें 130 उदाहरण है, और ऐसे रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है, ठीक है, और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर जो हम एक लेडी एक पर्सन की बात करें तो रेणुका सिंह उसमें आ जाएगा, और अगर जो हम एक प्रकाशन की बात करें तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जो है ये प्रकाशित की गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत को समृद्ध स्थानगत विरासत का प्रशंसा करते हुए कहा है कि यहाँ करुणा और अहिंसा की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं से निहित है। करुणा और अहिंसा, ठीक है, ये बात कही गई है इस बुक के अंदर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ पैक्ट विद ओकेजन इंक, allowing the US-based biographical firm to co-develop, supply and commercialize its COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इन द यूएस मार्केट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने किसने ऑक्सीजन इंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यूएस से आधारित बायो फार्मास्यूटिकल फर्म को अमेरिका बाजार में अपने कोविड 19 वैक्सीन कोवैक्सीन को सह विकास, आपूर्ति और व्यवसायीकरण करने की अनुमति मिली है? तो इसके पास आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में। सिपाला, भारत बायोटेक इंटरनेशनल एलटीडी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एलटीडी, या डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। तो इसका आपके पास सही उत्तर हो जाता है आपके पास
भारत बायोटेक इंटरनेशनल एलटीडी, इसी ने ही आपको देखो कोवैक्सीन और कोविशील्ड देने का काम किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ऑक्यूजन इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूएस से आधारित बायोफार्मास्यूटिकल फर्म को अमेरिका बाजार में अपने कोविड-19 वैक्सीन का सह विकास आपूर्ति व्यवसायीकरण करने की अनुमति मिली है। ठीक है। समझौते में शर्त के तहत ऑक्यूजन ने के पास अमेरिका में वैक्सीन उम्मीदवार के वाणिज्यिक अधिकार होंगे, और वह नदैनिक परीक्षण करने और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है। दूसरी ओर भारत बायोटेक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले शुरुआती खुराक की आपूर्ति करेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है शायद वो। एक मिनट। ये देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ many rupees for the project related to mass rapid transit system and metro services in the country। ठीक है। सरकार ने देश के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो सेवाओं से संबंधित परियोजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 19,500, 21,500, 23,500, 25,500, 27,500। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। बताइए इसका उत्तर सही क्या है। अरे यार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23,500, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 23,500। ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। सरकार ने देश की मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो सेवाओं से लंबित परियोजना के लिए 23,500 करोड़ रुपए पर आवंटित किए हैं। ठीक है। सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा के विस्तार के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन को 2020-21 में संशोधित अनुमान से 34,000 3400 करोड़ रुपए के मुकाबले 6450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखिए, जब आपको बजट पेश किया था मैंने आपको, ठीक है, बजट तो वैसे निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, मैंने आपको समझाया था। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। देखिए सब कुछ जो उसके अंदर कवर हो जाएगा, मैंने सब कुछ बताया। ठीक है। देखो, यहाँ होता है वीडियो का डी एंड। ठीक है। यहाँ होता है वीडियो का एंड, और आशा करता हूँ आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।